हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है और कब इसके फॉर्म आएंगे और क्या इसका प्रोसेस होता है। तो इसी सब की जानकारी आज की हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटी के आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। तो पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो असाइनमेंट्स देने होते हैं आपको इसके, वो ऑनलाइन होते हैं। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है। आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं बीएड ओडीएल के लिए। अब यहाँ पे ओडीएल में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो ओडीएल का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है। तो असाइनमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट, मतलब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लिए मैंने यू बीएड कॉर्नर की मेरी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरीके के असाइनमेंट्स आते हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा कोई फाइल वर्क वगैरह ज़्यादा नहीं है, होता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपके 20 लेसन प्लान बनते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट लिए होते हैं, जो पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। तो 40 लेसन प्लान बनते हैं टोटल। इसके अलावा 2 फाइल बनती हैं, लाइक मिड डे मील फाइल हो गई या केस स्टडी हो गई या पीटीएम हो गई। तो वो बस इतना सा काम होता है, फाइल वर्क और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा है, यहाँ पे आपको वर्कशॉप का भी बेनिफिट मिलता है। मोस्टली जो वर्कशॉप होती है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाकर अटेंड ही करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑनलाइन हो जाती है। तो आपका जाने का भी मतलब एक तरीके से टाइम बचता है। ठीक है। और इसके अलावा ये सेमेस्टर वाइज है यहाँ पे। तो ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम आपका छूट जाता है या कोई असाइनमेंट छूट जाता है, आप नहीं देना चाहते हो, तो वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एक्सटेंड कर सकते हो, तब दे सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो। ठीक है। अब मैं इसका बताती हूँ फॉर्म। कुछ लोगों ने कहा कि सेमेस्टर वाइज निकलते हैं, तो सेमेस्टर वाइज फॉर्म इसके नहीं आते हैं। सेमेस्टर वाइज यहाँ का शेड्यूल चलता है 4 सेमेस्टर का, बट फॉर्म इसके साल में एक ही बार आते हैं। और इसके जो अभी 2023 में फॉर्म आएंगे वो अगस्त तक आएंगे, तो आपको अगस्त तक का वेट करना है। ठीक है। बट फिर भी हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, आप इसको देख सकते हो। और टेलीग्राम पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है पीडीएफ को, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। देन इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नाम टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वहाँ पे आ जाएगा। ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप आउटर स्टेट हो तो वो जनरल ऑटोमेटिकली उसमें जनरल काउंट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप आउटर स्टेट हो तो आप एज अ जनरल काउंट होंगे, चाहे आप अपने स्टेट में एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो। ठीक है। तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 45% में काम हो जाएगा। यानी आपके बीए में 50% होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके 45% में काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, ठीक है, तो कोई इंजीनियरिंग की हो आपने या कुछ तकनीकी विज्ञान या गणित की विशेषज्ञता हो, तो उसमें अगर आपने स्नातक या परास्नातक, मतलब उसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है। या इसके बराबर ही अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो चल जाएगी। ठीक है। मेनली इसमें ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए। और अगर आप इसको एमए के बेस पे करना चाहते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है कि टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो देखो, वैसे तो मिनिमम 2 ईयर का तो मांगते ही मांगते हैं, बट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो काम चल जाएगा। वहाँ पे बात करके मतलब फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इतना कुछ इशू होगा नहीं। क्योंकि किसी का होता है कि 1.5 साल काम किया हुआ है या जो भी है, तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का है तो वेल एंड गुड। और अगर उससे कम है तो आप एक बार वहाँ पे कंफर्म करके यूनिवर्सिटी में तभी फॉर्म भरिएगा।
थर्ड वन इज़ आपने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त फ़ेस टू फ़ेस मोड पे कोई भी जो टीचिंग हमारे डिप्लोमा होते हैं टीचिंग में, प्राइमरी एजुकेशन में, तो वो आपका होना चाहिए। और वो जो होना चाहिए वो आपका एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने डीएलएड किया हुआ है दिल्ली की एक डाइट से, तो वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है, तो वो आपको अपना देखना है जहाँ से आपने किया है। और दूसरा वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे कोई कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करवाती है कोई यूनिवर्सिटी राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आप ये सब पूरा करते हैं क्वालिफ़िकेशन, तो ही आप लोग पात्र हैं, अदरवाइज़ आप लोग पात्र नहीं हैं। होप क्वालिफ़िकेशन आपको समझ आ गई है। तो अभी जो बताया है कि एनसीटी द्वारा आपके पास डीईसीईडी है, डीपीएससी है, डीएलएड है, बीटीसी, बीएलएड, बीएड, एमईडी, डीपीईडी, बीपीईडी, एमपीईडी, डीएड, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी है और जो एनसीटी से अप्रूव्ड है और आपने उसको फ़ेस टू फ़ेस रेगुलर मोड पे अटेंड किया है, तो आप लोग एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए आपका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के बाद आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। देन आपके उसके बाद काउंसलिंग होती है। देन आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए जाते हैं और देन आपकी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप के बाद आपके असाइनमेंट और आपकी जो क्लासेस वगैरह ऑनलाइन हो जाती हैं। और क्लासेस किसी किसी स्टडी सेंटर पे होती है, सब पे नहीं होती है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैंने वैसे बताया हुआ है सारी वीडियोज़ में। वो तो अभी जैसे फॉर्म आएंगे वो मैं मतलब डे बाय डे आपको अपडेट करती रहूँगी। तो इतना कोई इशू नहीं है आगे तक का। बस यही है कि पहले आप एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस का, उसके बाद काउंसलिंग के लिए यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह नहीं आते हैं, अभी तक तो आए नहीं है कि कितने मार्क्स पे मेरिट गई है। बट नाम आते हैं सीधा और काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो मार्क्स वगैरह का नहीं पता चलता है कितने पे मेरिट गई है। वैसे मोस्टली सबका हो ही जाता है क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर बीएड ओडीएल की 500 सीट्स हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। टोटल 500 सीट्स हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आपको भरना होता है। और इसमें जो आपका फ़ीस है वो 1000 रुपये होती है जो जनरल कैटेगरी के हैं। और एससी एसटी ओबीसी जो और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 500 रुपये हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेबस की बात करें हम इसकी, तो इसका जो सिलेबस है वो हमारा है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की आती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 नंबर का है। और इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस आती है जिसमें आपकी उत्तराखंड की जीके प्लस उत्तराखंड का करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है, तो वो आपका आता है 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर एक बार मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कितना होता है। ये सारा एनओसी वगैरह है, ये आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चाहिए होगा, वो मैं आपको सब बताऊँगी। तो अभी सिर्फ हमें इसकी क्वालिफ़िकेशन जाननी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस साल इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 7150 फ़ी है, फिर सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो इस तरीके से आपके 4 सेमेस्टर में 30,000 से कम ही फ़ीस है, ठीक है, अराउंड इतना ही बनेगा। तो ये आपका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है। और कोई भी आपको अलग से एग्ज़ामिनेशन पेमेंट वगैरह या एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना होता है, ठीक है। बस आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं और उसी में आपका सारा इंक्लूड होता है। तो यही थी आज की वीडियो, होप आपको समझ आया होगा। और अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो रेगुलर मोड पे अगर आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं है। तो अगर आप ये तीनों क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। थैंक यू।